10 लाख स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन से आप देखते हैं 8 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। यूईटी एग्जाम है जिसे एनटीए कंडक्ट कराता है। मोदी गवर्नमेंट ने यही सोचा था कि एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसका काम टेस्ट कराना होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है, एनटीए सिर्फ टेस्ट कराकर आपको स्कोर कार्ड दे देता है, एडमिशन कराने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है। क्वेश्चन आपको 1.2 मिनट पर क्वेश्चन ही मिल रहा है। टोटल मार्क्स हो गए 250, तो इंग्लिश का पेपर आपका 250 नंबर का होगा। तो टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए आपके कम से कम 200 से ज्यादा नंबर होने चाहिए 250 में से। जैसे एग्जाम शुरू हुआ तो उससे पहले ही मैंने लिख लिया था 40 आउट ऑफ 50 या 50 में से कम 40 सवाल बना के ही उठूंगा। मेरे एक स्टूडेंट मार्क्स आए हैं 229 आउट ऑफ 250, तो उसका रिजल्ट देखकर तो भैया मिठाई खिलाई हमने बढ़िया से सबको। तो आप देख पा रहे इतना अच्छा स्कोर है, तो 229 आ गए 250 में से, विच इज अ ब्रिलियंट स्कोर। आप भी इतना एम करिए। उससे आप पूछें तो सबसे मुश्किल हिस्सा पेपर का यही है, और मैं बताऊंगा आपको कि क्यों ये सबसे डिफिकल्ट हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, वी आर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को बेचैन करने वाले सवालों के क्विक और इफेक्टिव सॉल्यूशंस दे सकें, एंड वी डू आवर बेस्ट एवरी डे टू मेक योर लाइफ अ लिटिल इजियर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप आराम से बैठे होंगे, पढ़ने का आपका मन होगा, कॉपी पेन हाथ में होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं आज इस पूरी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा। फर्स्ट, आपका पेपर पैटर्न कैसा है, पेपर का इंट्रोडक्शन। सेकंड, मार्किंग स्कीम क्या क्या होती है। तीसरा, आपको किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज से ज्यादा सवाल आते हैं। और पांचवा, आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल वैल्यू से भी समझाऊंगा, पर्सनलाइज इनसाइट्स भी दूंगा, वो हर चीज बताऊंगा जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में यूज किया था। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले ये समझकर कि आखिर पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर क्या एक्सपेक्ट करता है, कितने सवाल हैं। ये इसलिए समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम मैंने बहुत सारे दिए लाइफ में, बट आई अंडरस्टूड कि एंट्रेंस एग्जाम इज लाइक वॉर, वो युद्ध की तरह होता है। इसलिए जिस युद्ध में आप उतर रहे हो, पहले समझ लेना चाहिए उस युद्ध के उसूल क्या है। जो बिसात बिछी हुई है उसके कुछ उसूल हैं, कुछ कायदे हैं, वो समझ लेना जरूरी है। एकदम से हड़बड़ाकर सीधा पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए। जब आप समझ लेंगे कि क्या है सिस्टम, तो आप फिर तय कर पाएंगे क्या पढ़ना है। और एंट्रेंस एग्जाम में इसके साथ साथ ये भी याद रखना होता है क्या नहीं पढ़ना। तो आपकी बहुत सिस्टमैटिक फोकस ट्रेनिंग तभी होगी। सब कुछ पढ़ लेने वाले बच्चों का अक्सर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। तो चलिए सिस्टम समझते हैं क्या है पेपर का। सबसे पहले आप देखेंगे सीयूटी का जो इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर। आप याद रखना, ये इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नहीं है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर है कि आपको भाषा जो इंग्लिश जबान है वो आती है नहीं, इतनी आती है कि नहीं आती, आप काम चल सके। और क्योंकि इसकी डिमांड इतना ज्यादा है, जनरल इंग्लिश पेपर होता है, इसलिए कॉमर्स वाले भी देते हैं, साइंस वाले भी देते हैं, आर्ट्स वाले भी, क्योंकि हर फील्ड के अंदर इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत एडवांटेजियस है। दुनिया में बिजनेस की जबान वही है, कॉमर्स की जबान वही है, इवन साइंस की जबान वही है कि साइंटिफिक पेपर्स उसी में लिखे जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत पॉपुलर पेपर है सीयूटी के अंदर, सीयूटी इंग्लिश का जनरल क्वालिफाइंग पेपर। इसमें आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस नहीं होते, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब पूछा जाता है। अगर आप पॉपुलैरिटी देखना चाहते हैं तो 2024 के अंदर, अगर आप सीयूटी जो एनटीए कराता है एग्जाम, अगर आप देखें कि 2024 के क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितने बच्चे ने रजिस्टर किया, तो आप देखेंगे 10 लाख स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन है। आप देखेंगे रजिस्टर किया है इतने बच्चों में, जिसमें से आप देखते हैं 8 लाख बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम के लिए। तो आप देख पा रहे हैं 8 लाख स्टूडेंट्स की पॉपुलैरिटी, इतने सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करना चाहते हैं। और वो ठीक बात है, इसमें मार्क्स स्कोर करना आसान भी होता है, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो बाकी के 3 डोमेन सब्जेक्ट लगाकर आपके कट ऑफ भी अच्छी चली जाती है, तो आपको सीट मिल सकती है। तो आप याद रखिएगा, ये इंग्लिश डोमेन सब्जेक्ट नहीं है। जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं, जो हमारे काफी सारे मैं जानता हूं ऑडियंस में लोग हैं, इट्स नॉट द डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इंग्लिश जनरल पेपर है। आप चाहे तो इंग्लिश न भी चुन सकते हैं। 13 लैंग्वेजेस एनटीए ने अपने प्रोस्पेक्टस में दिए कि कोई भी 13 जबानें हमें एनटीए ने ऑप्शन दिए कि आप कोई भी 13 लैंग्वेजेस जो उनके शेड्यूल में है उनमें से आप चुन सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश ही चुनते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन की जबान भी इंग्लिश रही होती है, और इंग्लिश चुनने के प्रैक्टिकल और आप देखते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। तो कोई भी 13 जबान है, उनमें से एक जबान इंग्लिश है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चुनते हैं। जो मैंने आपको बताया 10 लाख लोग थे 2024 में, और ये ट्रेंड आगे बढ़ने ही वाला है, यही हमको नजर आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं सीयूटी एग्जाम है जिसे एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट का एग्जाम भी कराता है, जेई भी कराता है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि भैया एक एजेंसी होनी चाहिए जो सारे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कराए। आप देखते हैं मोदी गवर्नमेंट ने यही सोचा था कि एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसका काम टेस्ट कराना होना चाहिए। पर ये बहुत जरूरी बात है, एनटीए सिर्फ टेस्ट कराकर आपको स्कोर कार्ड दे देता है, एडमिशन कराने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है। उसका काम है बस एग्जाम कंडक्ट कराना। सीट आपको कॉलेज ही तय करता है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एनटीए सीयूटी का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कराता है।
अब इसका मोड क्या है, यानी किस फॉर्म में आप एग्जाम देने वाले हो, तो आप जानते हैं सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी आप सेंटर पर जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर, कंप्यूटर में ही क्वेश्चंस आते हैं, 50 सवाल होते हैं, उसी में देना होता है, कोई कॉपी पेंसिल कुछ लिखना विखना नहीं है। अब क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो ये पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, यानी सारे सवाल जो मैं बताऊंगा 50 सवाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ना आपको ऐसे लिखना है, ना पत्र लिखना है, ना अपनी बहन को ये समझाना है कि भैया मुझे पापा से पैसे भिजवा दो। वो सब जो स्कूल के अंदर आपको रिटर्न वर्क होता है वो खत्म हो गया है, सीधा एमसीक्यू होता है क्वेश्चन, पैसेज के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आते हैं, ऑप्शंस में आपको चुनना होता है, तो पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ मैं ये फील करता हूँ थोड़ा सा दिक्कत है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है उसमें एक्सप्रेशन की भी जगह होनी चाहिए, उसमें अपने जो स्टूडेंट है उसका थॉट प्रोसेस भी चेक करना चाहिए, उनकी एनालिटिकल स्किल भी चेक करनी चाहिए, कैन दे राइट व्हाट दे आर थिंकिंग, कैन दे आर्टिकुलेट देयर थॉट। तो मुझे लगता है पूरा ऑब्जेक्टिव करना थोड़ा सा गलत है, इस पर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, सब्जेक्टिव मिलना चाहिए। तो इससे कुछ स्टूडेंट्स को फायदा होता है जो एक्सप्रेस करने में थोड़ा तो तकलीफ रखते हैं, जो थोड़े लेफ्ट साइडेड ब्रेन, थोड़े लॉजिकल रैशनल ज्यादा है, पर इनमें घाटा उन स्टूडेंट्स को रहता है जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, यानी जो आप देखते हैं कि सब्जेक्टिव में बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो वहां उनको थोड़ा डिसएडवांटेज नजर आ सकता है। पर हाँ, अभी फिलहाल तो पेपर पूरा एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव चल रहा है। अब आते हैं सवालों पर। अभी एनटीए ने हाल ही में थोड़ा सा चेंज किया है, अब उन्होंने टोटल सवालों की संख्या बढ़ा दी, यानी 50 क्वेश्चन कर दिए। इससे पहले आप देखते थे 40 क्वेश्चंस हुआ करते थे, यानी 40 क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट करने होते थे, ऑप्शन होते थे स्टूडेंट्स के पास कि 50 सवालों में 40 ही आपको करने होते थे। टोटल पहले भी 50 ही थे और उसमें ऑप्शन था, आप 10 में से चॉइस होती थी। अभी चॉइस खत्म करके 50 क्वेश्चन कर दिए, और 50 के क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन है वो सारे कंपल्सरी, तो यू हैव अटेम्प्ट ऑल। अब इसके चलते हुए टाइमिंग में भी थोड़ा सा शिफ्ट आया, तो मैं पहले आपको टाइमिंग वाला समझा देता हूँ, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है सवालों से। क्योंकि अब उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए तो टाइम भी जाहिर सी बात है बढ़ानी ही पड़ेगी, तो अब 60 मिनट कर दिया है। जब 40 क्वेश्चन थे तो टाइम 45 मिनट था, 45 मिनट्स में आपको पूरा इंग्लिश का पेपर निपटाना होता था, जो आपके 40 सवाल हैं। पर अब क्योंकि 10 सवाल बढ़ाए, तो 10 सवाल जब 10 क्वेश्चंस उन्होंने इंक्रीज किए हैं, तो 10 मिनट भी आपको और दे दिए हैं, तो टाइमिंग आपको थोड़ी 1 घंटे का पेपर ये होता है। अगर मैं आपको इस हिसाब से समझाऊं कि फिर पर क्वेश्चन कितना टाइम आपको मिल रहा है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं पर क्वेश्चन। अगर हम देखें, क्योंकि ये बड़ी जरूरी बात होती है कि आपको कितने, आपका एक्सेलेंस लेवल, आपकी तैयारी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आप सवालों को झटपट खत्म करें, टाइमिंग आपके पास होगी नहीं। कंप्यूटर बेस के अंदर आप देखते हैं वो टाइमर रिवर्स में चलता है, तो जैसे आप लॉग इन करते हैं अपना पेपर, तो उसमें टाइम रिवर्स होने लगता है, और वो खत्म होता है तो अपने आप वो खत्म हो जाता है, मतलब स्क्रीन पर आपको दिखता है, आपको सेव करने होते हैं आंसर उसी के अंदर रहते हुए। तो थोड़ा सा अलग, अगर कॉपी बेस्ड होता तो बच्चे वो कर लेते, सर 1 मिनट, सर 2 मिनट, सर 1 मिनट, बस आखिरी लिख रहा हूँ। अब ये कोई चांस ही नहीं है, जैसे वो टाइम खत्म होगा, आपने जो भी किया हो भैया वो अपने आप सेव हो जाएगा, और कई बार तो आपको सेव भी बच्चे करना भूल जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम मिल रहा है, टाइम पर क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो 60 मिनट्स में अगर आपको कितने 50 सवाल करने हैं, तो पर क्वेश्चन आपको 1.2 मिनट पर क्वेश्चन ही मिल रहा है। लगभग 1 मिनट से थोड़ा सा ही ज्यादा समय है। आप देख रहे हैं 1 मिनट में ही आपको आंसर आता है, नहीं आता, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा सकते। अब ये सुन के कई बच्चों का बीपी बढ़ जाता है कि अरे 1 मिनट में कैसे देंगे, अरे इतना तो टाइम हमें है ना पेंसिल छीलने में लग जाता है, फलाने में लग जाता है। पर आपको तनाव लेना नहीं, 1 मिनट कह रहे हैं, कई आंसर जो इंग्लिश की, जहां तक पेपर की बात है, आपको कोई सम तो बनाना नहीं है कि नदी के ऊपर कितनी जा रही है नाव और नीचे कितनी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कुछ नहीं है। इंग्लिश के कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं देखते ही आंसर पता चल जाता है, तो वहां आपका समय बचता है। तो 1 मिनट हर सवाल पे लगाने, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 मिनट हर सवाल पर लगाने हैं। इसका मतलब है कि कुछ सवालों में आपका 1 मिनट से भी कम लगेगा, और कुछ में आपका 1 मिनट से ज्यादा लग सकता है। जहां तक 1 मिनट से ज्यादा लगने वाले सवाल है, तो मुझे लगता है वो पैसेज के क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा वोकैबुलरी का, कि वहाँ थोड़ा बच्चा सोचता है कि अरे सुना तो था वर्ड, ये तो कुछ वैसा है, मिलाते हैं फिर वो देते तो उसके जैसा लगता है तो वैसा ही होगा, यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो सब चीजों में लगेगा। मैं आपको बताऊंगा कि सवालों में ज्यादा समय लगता है, किन में नहीं। ग्रामर में सबसे कम समय लगता है, पर ये तब है जब आप थोड़ा भाई पढ़कर गए हो, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ मुंह उठाए और चल पड़े। तो वो सब नहीं होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा अगर पढ़ के जाएंगे तो 1.2 मिनट, तो 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा वक्त मिल रहा है, वो मोर देन इनफ है, आपका आराम से पेपर होगा, बल्कि पहले ही हो जाएगा। मेरे कई स्टूडेंट जो इस बार, मैंने ऑनलाइन तो इतना नहीं पढ़ाया सीयूटी को, लेकिन 2 साल से मैं ऑफलाइन बैचेस को पढ़ा रहा था, काफी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया। इस साल क्वालिफाई भी मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, जो मार्क्स हैं उनके 230 या 222 नंबर है 250 में से, तो उनका भी यही था। उन्होंने, सर मैंने रिव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि सर वक्त से पहले ही हो गया था, तैयारी ठीक थी। तो वही सारी तरीके पैतरे मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप तनाव मत लीजिए। अब जहां तक लास्ट चीज जो मैंने लिखी थी, मार्किंग स्कीम, तो जहां तक मार्किंग स्कीम की बात है, तो सिंपल सा है,
+5 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड -1 फॉर नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है पर बहुत कम नंबरों की है। अटेम्प्ट करने की मोटिवेशन ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप मार्किंग स्कीम के हिसाब से अगर अब मैं टोटल मार्क्स आपको समझाऊं, टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है, 50 सवाल हैं, हर सवाल सही हुआ तो 5 नंबर, तो टोटल मार्क्स हो गए 250। तो इंग्लिश का पेपर आपका 250 नंबर का होगा। इसके बाद अब मैं आपको समझाता हूँ क्या सेफ स्कोर रहता है, कितना आपको एम करना चाहिए अलग अलग कैटेगरीज में अगर 250 में से आपको कुछ नंबर लाने हैं। एक तो सिंपल सी बात आपको दिख रही है, जहां तक मैं आपको बताऊं, 200 से ज्यादा आने ही चाहिए, नो मैटर आप किस कैटेगरी में, विच इज कंसिडर टू बी अ ग्रेट स्कोर, जिससे आपको सीट रिजर्व करने में बहुत आसानी होगी, कट ऑफ तक आप पहुंच पाएंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगी अपने। आप जानते होंगे प्रेफरेंसेस भरनी होती है सीयूटी के अंदर, तो अगर आपके 200 से अबव आ रहे हैं, मैं एग्जैक्ट बताऊंगा 1 मिनट में आपको क्या क्या कट ऑफ सेफ स्कोर होते हैं, पर आपको ये क्लियरली दिमाग में बिठा लेना है कि 250 में से 200 से ऊपर तो लाने ही लाने हैं। 200 से ऊपर का मतलब हो गया 50 क्वेश्चन में से कम 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 10 सवालों में आप रिस्क ले सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं दोस्तों, और 40 में तो किस्मत नहीं, सिर्फ अक्ल आजमानी है आपको, और बुद्धि आपकी वहां काम करनी चाहिए। तो दोस्तों अब आता हूँ मार्किंग स्कीम पर, जिसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके माइंड में क्लियर हो एकदम बात कि आखिर यार इतने नंबर तो आ जाएं, इतनी तो बात बन जाए कि वो जो ख्वाब सजाया था 12th के अंदर कि इस कॉलेज के अंदर तो आ जाएंगे, इसका फ्रेशर एंजॉय करेंगे, उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके, और वो कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है। पर आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड यानी सीयूईटी के एग्जाम से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमारा व्हाट्सएप का स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप है, जिसके अंदर आई थिंक 130 से ज्यादा मेंबर हमारे कुछ महीनों में ही हो गए, जिसमें पूरी इंडिया के स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो रखे हैं, BA और MA के, वो आपकी मदद करेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की होगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ मार्किंग स्कीम। जैसा मैंने आपको बताया था, ये आप देख रहे हैं पिछली वाली जो मैंने स्लाइड थी कि 50 क्वेश्चंस थे, तो टोटल मार्क्स 250 हैं। अगर आपको DU के टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का DU रहता है प्रेफरेंस, तो अगर टॉप इंस्टीट्यूट्स में DU के भी लेना है, या ना सिर्फ DU बल्कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए आपके कम से कम 200 से ज्यादा नंबर होने चाहिए 250 में से। यही मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 200 नंबर लाने, कम से कम 200 से तो ज्यादा हो, तो इसका मतलब 50 में से 40 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए। मैं आपको एक पर्सनल टिप बताता हूँ, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम देने गया था सीयूटी का, वहां पर आपको वो रफ शीट देते हैं, मैं ना जनरल टेस्ट के पेपर के लिए भी, या कुछ आपके माइंड में चल रहा है, तो मैं उस रफ शीट के अंदर जैसे एग्जाम शुरू हुआ था उससे पहले ही मैंने लिख लिया था 40 आउट ऑफ 50, यानी ये एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ में पेपर से पहले ही बैठा था कि कुछ हो जाए भैया, 50 में से कम 40 सवाल बना के ही उठूंगा, इतनी सर्टेनिटी हो कि मेरा हो जाएगा। तो 40 अगर सवाल मेरे बन गए थे पेपर के बाद, तो ये दिल को पहले से सुकून होता है कि बात बन जाएगी। तभी आप देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम देते देते आपको समझ में आता है डू यू हैव अ फाइटिंग चांस और यू डोंट हैव अ चांस। तो इसीलिए मैं तो ये ऊपर ही लिख लिया था अपनी रफ शीट पर कि जब जब रफ शीट को देखो तो दिमाग में रहे कि मैंने भैया 40 तो कम से कम लाने ही लाने हैं। तो 50 में से 40 आपको लाने हैं। जहां तक आपको डिफरेंट में कैटेगरीज का बताऊं, अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज में जनरल है, EWS है, OBC है, तो जनरल कैटेगरीज के आप देखते हैं हर जगह भारत के अंदर कट ऑफ काफी हाई होती है। तो आप जनरल कैटेगरी कहें या UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी, तो अनरिजर्व कैटेगरी का आप देखेंगे 180 टू 200 मार्क्स का सिलसिला रहता है, जिसका मतलब है 90 टू 100 परसेंटाइल। आप जब सीयूटी का जो एनटीए स्कोर कार्ड आपको रिलीज करेगा, तो उसमें परसेंटाइल में भी मार्क्स गिवन होते हैं और आपके एक्चुअल मार्क्स भी गिवन होते हैं, जो कि आप देखते हैं मैनेजमेंट यानी वो कटाई पटाई के बाद जाकर 180 टू 200 बनने चाहिए। तो एक्चुअल मार्क्स में आप मान लीजिए, परसेंटाइल में मान लीजिए कि वो बैलेंसिंग के बाद 180 से 200 का आपका स्कोर होना चाहिए। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं, परसेंटाइल ठीक है समझने के लिए, पर उस पर आप ध्यान न भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 180 से 200 मार्क्स बनने चाहिए जनरल कैटेगरी में। मजा दोस्तों तब है जब 200 से ज्यादा है, मैं तो कहूंगा 220 से ज्यादा आपके बन जाए। मेरे एक स्टूडेंट है अभी, उनका हिंदू कॉलेज के अंदर हो गया पॉलिटिकल साइंस के अंदर, उसने इसी साल फ्रॉम आवर कोर्स, ही वाज पार्ट ऑफ आवर कोर्स, उसके मार्क्स आए हैं आप देखेंगे 229 आउट ऑफ 250। तो उसका रिजल्ट देखकर तो भैया मिठाई खिलाई हमने बढ़िया से सबको। तो आप देख पा रहे इतना अच्छा स्कोर है, तो 229 आ गए 250 में से, विच इज अ ब्रिलियंट स्कोर। आप भी इतना एम करिए। मैं आपको सिखाऊंगा तरीके क्या क्या है जो हमने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किए थे। दूसरा तरीका जो है, जो दी कैटेगरी अब आप देखेंगे OBC या EWS अगर कोटा है, उसमें थोड़ा सा ड्रॉप कर जाती है मार्क्स, तो आप देखेंगे उसके लिए है 150 टू 200 मार्क्स हैं।
थोड़ा सा देखें 30 मार्क्स कम हो गए तो 150 से 200 मार्क्स के बीच में अगर आ रहा है, जिसका मतलब परसेंटाइल में है 75 टू 90 परसेंटाइल अगर आपकी बन रही है तो अगेन बात बनेगी। SC ST के अंदर अगर आप जानना चाहें तो 120 से 170 मार्क्स है, विच इज 50 टू 75%। इतने मार्क्स अगर आपके इन कैटेगरीज में बन रहे हैं तो एक अच्छा सेफ स्कोर है, चांस बन सकता है कि आपको अपनी कैटेगरी में ड्यू का या ऑल ओवर इंडिया का टॉप कॉलेज मिल सके। यहाँ तक आपको मार्क्स समझ में आ गए। यहाँ तक मैं अपने स्टूडेंट्स का बताऊं तो 229 तो मैं बता ही चुका था। उसके बाद हमारी स्टूडेंट है जिनका जनरल कैटेगरी के अंदर ही 175 से भी हो गया एडमिशन, पर फिर यही होता है 175 भी आप देखते हैं लगभग आपको एक सेफ स्कोर के पास है, लेकिन फिर इसमें ये होगा कि आपको टॉप लेवल कॉलेज नहीं मिलेगा ड्यू में, एक मिडिल ऑर्डर कॉलेज आपको मिल जाएगा। 229 में तो आपको एकदम नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस जो स्टूडेंट्स को चाहिए होता है वही मिलता है। 175 में आपको मिडिल ऑर्डर मिल जाएगा, नॉट बैड, बट अगेन नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस। जो पहली पसंद है आपकी वो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर उनको भी कॉलेज तो मिल गया था। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी में अगेन कहें, सॉरी जनरल नहीं, SC कैटेगरी में एक स्टूडेंट थे हमारे, उनका 183 आउट ऑफ 250 स्कोर गया था इंग्लिश में इसी साल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने अपने चैनल पे शेयर भी किया था रिजल्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उसमें आप देख सकते हैं। तो वो SC कैटेगरी के अंदर 183 250 चला गया था, जो आप देखते हैं अगेन सेफ स्कोर के से भी थोड़ा ज्यादा है, 183 है, यहाँ तो 170 ही बन रहे हैं। उनको भी आप देखेंगे हंसराज कॉलेज मिल गया था, वो हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं आगे जाकर, लेकिन आप देखते हैं हंसराज कॉलेज के अंदर इतने मार्क्स पर उसको सीट मिल रही है फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर। तो ये क्लियर कट आपको दिख रहा है कि एक्चुअल जिन स्टूडेंट्स को मिली है सीटें उन्हीं के मैं मार्क्स से आपको समझा रहा हूं, तो इतना आप एम करिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अभी तक आपको पेपर की दो चीजें समझ में आ गई होंगी। पेपर क्या है यानी व्हाट इज द पेपर ऑल अबाउट, और उसका पैटर्न बेसिकली क्या है, और दूसरा उसकी मार्किंग स्कीम क्या है। इससे आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि आखिर आप किस असमंजस में, किस डिलेमा में, किस परेशानी में उतर रहे हैं। परेशानी तो नहीं है दोस्तों, किस खेल में आप उतर रहे हैं। आप इसको गेम की तरह ही समझिए कि गेम के कुछ उसूल हैं वो आपने समझनी है। और मैं मानता हूँ एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, हाल ही में मैंने यूजीसी का नेट एग्जाम दिया था, विच ऑल्सो आई क्वालिफाइड बाय द वे, तो उनमें भी मैंने यही चीज देखी एज अ स्टूडेंट भी कि आप सबसे पहले रूल समझिए गेम के, क्योंकि वो आपको मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं इसके लिए कि मुझे असल में ये कदम लेने हैं, ये स्टेप्स पूरे करने हैं, दिस इज वेयर आई वांट टू रीच। तो बहुत जरूरी है कि आप मेंटली तैयार रहें कि दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, इतना हमको पाना है। तो उससे क्या होता है, बहुत आसानी होती है, घबराहट नहीं, इससे बल्कि मैं तो मानता हूँ कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार इतना ही काम करना है, इतने हद तक काम कर लेंगे, ये इतने नंबर आ जाएंगे 200 से ज्यादा और काम बन जाएगा, इतना ही काम है। यानी उसकी एक लिमिट तय हो जाती है कि एक बाउंड्री है, इतना ही करना है, रादर देन हैज़ार्डली पढ़ना कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, यार ये नहीं पढ़ा वो कैसे कर। इतना ही है, उतना ही पढ़ना है आपको, वो चीज समझ लीजिए। इस अश्योरेंस को और पक्का पुख्ता करने के लिए और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सिलेबस क्या है पेपर का, जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस पे ठीक ठाक मैं बात करूंगा। और ना सिर्फ आप देखेंगे मैं सिलेबस आपको बताऊंगा, बल्कि मेरे चैनल पे जैसा मैंने कहा सब्सिक्वेंटली वीडियोस आती रहेंगी जिसमें मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको। काफी सारी वीडियोस हम अवेलेबल कराएंगे आपको, जिससे सिलेबस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर कर सके। आज अभी सिलेबस पे बात करूंगा, हम हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे, कुछ अपनी फ्री वीडियोस के थ्रू, बाकी हम अपना एक और पेड मेंटरशिप क्लास जो सीयूईटी के अब यूजी एग्जाम और पीजी के लिए भी चलाएंगे, पर जनरल इंग्लिश के लिए हम अपना एक पेड मेंटरशिप क्लास चला रहे हैं, जैसे जामिया के बी और एमए के लिए चला रहे थे। अब वो पेड क्लासेस भी हम स्टार्ट करें जिसमें वन ऑन वन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हम उनको अपना रीडिंग मटेरियल दे पाते हैं, रिकमेंडेड रीडिंग्स दे पाते हैं, स्टडी टिप्स दे पाते हैं, और पर्सनली मैं खुद उनको पढ़ाता हूँ गूगल मीट के माध्यम से, जिसमें लाइव क्लास होती है, डाउट क्लैरिफिकेशन होता है, वर्कशीट्स होते हैं, रेस्पॉन्सेज होते हैं। तो अगर आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं हमारी इस साल की ग्रामर क्लासेस के लिए, क्योंकि आप देखेंगे ग्रामर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा ऑफ सीयूटी क्लासेस एंड सब्सिक्वेंट और भी टॉपिक्स जो पूरे सिलेबस में हम कवर कर देंगे अपनी क्लासेस के अंदर, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, हाउ टू एनरोल, हाउ टू पे योर फी, क्लासेस कैसे होंगी, या हमारा कॉमन रजिस्ट्रेशन एक ही फॉर्म हमने बना रखा है, आप अपने आप को रजिस्टर करिए, हमें बताइए कौन सी क्लासेस आप लेना चाहते हैं, और फिर हम आपको कॉन्टैक्ट करके सारे क्लास ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो अगर आप हमारी पेड क्लासेस लेना चाहते हैं सीयूटी यूजी के लिए तो देर मत करिए, जल्दी ज्वाइन करिए, हमारे इस साल के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। खैर, अब ये सब तो बातें हो गई हैं दोस्तों, सिलेबस पे बात करते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है। सिलेबस मेरे हाथ में है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, पर जब आप ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं सीयूईटी का जो एग्जाम कोड इंग्लिश का अगर आप देखेंगे, सिलेबस फॉर 101 जो सब्जेक्ट है, तो काफी वेग सिलेबस है, यानी सिलेबस पढ़कर सुकून कम कंफ्यूजन ज्यादा होती है कि आखिर क्या पूछ लिया है इसमें, तो इतना वेग सा छोड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या क्या सवाल आ जाएंगे। तो तनाव मत लीजिए दोस्तों, टुडे इज योर लकी डे बिकॉज यू हैव द कंफ्यूजन एंड वी आर गोइंग टू ऑफर यू द सॉल्यूशंस। मैं आपको इलाज बताता हूँ क्या है। जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की बात है तो उसको हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं और तीन हिस्सों को ही पूरा करना है। पहला हिस्सा जिसके अंदर वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल चेक करेंगे कॉम्प्रीहेंशन से।
कॉम्प्रीहेंशन वही है दोस्तों, आपको पैसेज दिए जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको 3 पैसेजेस बोले गए हैं सिलेबस के अंदर कि आपको 3 पैसेज दिए जाएंगे जो लगभग 250 से 300 शब्दों के ही होते हैं। छोटा सा पैसेज होता है क्योंकि आप देख ही रहे हैं वक्त वैसे ही कम है, मतलब एग्जाम अटेम्प्ट करने का, तो वैसा तो नहीं कि 1000 वर्ड की कहानी दे देंगे बच्चा वहीं फंस के रह गया। तो 250 से 300 वर्ड का ही पैसेज होता है। और क्लियरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आप 2024 का भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें भी यही था, वर्ड लिमिट 200-300 की थी। 3 पैसेजेस कहते हैं, पर 2024 के पेपर में 4 पैसेज आ गए थे। तो हाँ, 3 उन्होंने बोला है, पर ज्यादा भी हो सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल है। कॉम्प्रिहेंशन इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, आई थिंक ज्यादा स्टूडेंट्स को लगता है। पर उसमें जो 2-3 पेज है जहां फंसता है मामला, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। एकदम इत्मीनान से कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए आप। तो कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन आएगा, 3 पैसेजेस के अंदर 6 क्वेश्चंस पर पैसेज पूछे जाते हैं। तो लगभग 18 क्वेश्चन आपको इससे आने वाले हैं। हर पैसेज में आपको, पैसेजेस में वैरायटी है, फैक्चुअल पैसेज होता है, लिटरेरी पैसेज होता है, नैरेटिव पैसेज होता है। तीनों में क्या फर्क होता है, तैयारी कैसे करें, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और अभी आप इतना समझ लीजिए कि 3 पैसेज में से हर पैसेज से 6 क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन इसी से आएंगे। अगर 4 है तो 6 4 जा 24। तो 2024 के पेपर में आप देखते हैं 24 सवाल पैसेज के ही थे। तो पहला हिस्सा हो गया कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अनसीन पैसेज, जिसको कई बच्चे स्कूल लाइफ में इसी से जानते होंगे, अनसीन पैसेज होता है, ठीक है। 3 तरह के पैसेज है। इसका डिफिकल्टी लेवल आप देखें तो लगभग 10th 12th के लेवल का ही रहता है, +12 +10 इतना ही रहता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो कॉम्प्रीहेंशन ये हो गया, यानी ऐसा नहीं कि बीए के लेवल का आपका पूछेंगे, स्कूल लेवल पे ही पूछते हैं, सिंपल होता है। कॉम्प्रीहेंशन के बाद दूसरा हिस्सा है वोकैब्युलरी, इसके अंदर आपकी वर्ड पावर चेक करते हैं कि कितने शब्द आपको आते हैं, आप शब्दों के मानी जानते हैं कि नहीं जानते, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। मुझसे आप पूछें तो सबसे मुश्किल हिस्सा पेपर का यही है, और मैं बताऊंगा आपको कि क्यों ये सबसे डिफिकल्ट हिस्सा है। तो कई बच्चों को लगता है इसमें तो क्या ही है, बट नो, इट इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर, वोकैबुलरी होती है। मैं इन तीनों कैटेगरीज में क्या क्या तरह के सवाल आते हैं, क्या क्या आ रहे हैं, वो भी सारा समझाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। आज सिर्फ आप एक इंट्रोडक्शन समझिए वीडियो को। दूसरा हिस्सा होता है वोकैबुलरी, और तीसरा होता है जिसको पेपर कहता है वर्बल एबिलिटी। पर हम इसको आसान करने के लिए, क्योंकि वर्बल एबिलिटी सुन के बच्चों को लग रहा है ये एबिलिटी तो है ही नहीं हमें, ऐसा नहीं है यार। आपको सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चंस पूछेंगे, विच इज द इजीएस्ट पार्ट। तो अगर आप इजीएस्ट पार्ट कहें तो ग्रामर वाला है, टफेस्ट पार्ट कहें तो वोकैबुलरी है, और इंटरमीडिएट टफ है, यानी जिसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन की तो बना ही लेते हैं, इतना तो सिंपल है, टाइटल क्या हो सकता है ना, एकदम देख के ही आंसर पूछ रहे हैं आपसे, डायरेक्ट आरटीसी क्वेश्चन होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन इज द इंटरमीडिएट लेवल, और ये इनका डिफिकल्टी लेवल आपको नजर आता है। अब क्योंकि वोकैबुलरी टफेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर है, तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूँ, तैयारी एक तो जल्दी शुरू करिए। ऐसा नहीं कि 12वीं के बाद कर लेंगे, 12वीं की छुट्टियों के बाद करेंगे, बोर्ड के बाद करेंगे। अगर आप पहले से बहुत पढ़ते हुए नहीं आ रहे, नहीं पहले भी मामला गोली है, झक झक मार रहे हैं जीवन के अंदर, और फिर लगता है 1 महीने में पहाड़ तोड़ देंगे, उस एटीट्यूड में मत रहिए, नहीं प्रोक्रेस्टिनेटर मत रहिए आप। आपकी अगर तैयारी आप शुरू से नहीं करते आ रहे तो जल्द से जल्द शुरू करिए 12th के साथ साथ, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ 12th को, तो मैंने उनको भी यही कहा था कि 12th के साथ साथ पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, और सबसे पहले पढ़ना शुरू करिए वोकैबुलरी के बारे में। तो तनाव मत लीजिए, वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिक्स, कैसे आपको एग्जाम पैटर्न अटेम्प्ट करना है, कि आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, और मेरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाले में भी होने वाली है, मैं आपको बुक रिकमेंडेशंस भी दूंगा। अगर आपको बुक रिकमेंडेशंस और स्पेसिफिकली चाहिए तो अगेन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन करिए, आप हमें पर्सनली पूछ सकते हैं किस किताब से आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप और कोई किताब चाहते हैं, हम आपके साथ डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी टफेस्ट हिस्सा है, इसलिए सबसे पहले इसी को पढ़ना शुरू करिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, और मन में बहुत सारे सवाल आए भी होंगे जो कि बड़े जायज सवाल है। उनके बारे में जवाब मैं अगली वीडियोस में दूंगा। खास तौर पर मैं बात करूंगा सिलेबस को और डिटेल में। आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी क्योंकि आज वीडियो लंबी हो रही है। अगली बार जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो होगी उसमें मैं डिटेल इसी से बात शुरू करूंगा कि इन तीनों हिस्सों के अंदर किन किन तरह के सवाल आते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, नहीं एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग कैसे, जैसे वोकैबुलरी में आप देखेंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे टैकल करें, वो सारा हिस्सा मैं कवर करूंगा वीडियो के अंदर। तनाव मत लीजिए। अभी के लिए आज की वीडियो के नोट्स बनाइए, पढ़िए, एक बार रिवाइज करिए। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन ग्रुप कह रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर हमें पर्सनली आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपको कुछ समझना है तो जरूर पूछिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिस ना हो। हम पोस्ट के माध्यम से भी आपको डिटेल्स भेजते रहते हैं, अपडेट्स भेजते रहते हैं, बुक रिकमेंडेशन भेजते रहते हैं। और 2 चीजें बस लास्ट बोलूंगा, एक, आप हमारी पेड मेंटरशिप क्लासेस के बारे में जरूर सोचिएगा। एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, और वो ये है कि अगर आप अपनी वोकैबुलरी के अंदर, यानी पोएटिक डिवाइसेस जो ग्रामर में पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी में पूछे जाते हैं, अपनी पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर, सिमिली, ऑक्सिमोरॉन, ठीक है,
है, सिनेक्डो की, इन सब की तैयारी शुरू करना चाहते हो तो तनाव मत लीजिए। हमारे चैनल पर एक वेल क्यूरेटेड प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कम से कम 30 से ज्यादा वीडियो बना रखे हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। आप उसको जाके चेकआउट करिए, वीडियो स्ट्रीम करिए, बिंज वॉच करिए, उन लोगों के साथ साझा करिए जो आपको लगता है उनके काम की होगी, या वो भी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करिए। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सब हमने एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है और उस सब का कुछ एक हिस्सा ऑफ द पेपर कवर हो जाएगा। बाकी आज यहीं रुकता हूं दोस्तों, जल्दी चैनल पे आपसे फिर से मुखातिब होऊंगा, अभी इजाजत दीजिए।